ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर अड्डा जेआरएफ अड्डा। दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और मैं हूं आपका अपना ज्योग्राफी एडुकेटर। जी हां दोस्तों, आज की इस स्पेशल और महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आने वाले जून साइकिल सन 2025 के अंदर नेक्स्ट 100 डेज प्लानिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की इस प्लानिंग के अंदर हम उन चुनिंदा 7 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जिन पॉइंट्स को हम लोगों को हमेशा से ही दिमाग के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट्स को दिमाग में रखने के बाद हमारा जो एग्जाम है इस एग्जाम को क्रैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के नंबर फर्स्ट की पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये की पॉइंट जो है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को या किसी भी काम को करने से पहले हमारे पास में जो है वो बेसिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो है वो होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के सहारे से ही वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े युद्ध लड़े और जीते गए हैं। तो क्यों नहीं हम लोग भी उसी प्लानिंग को, उसी स्ट्रेटजी को हमारी रियल लाइफ के अंदर, हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, ताकि जो है वो हमें भी अच्छे से रिजल्ट मिल सके। तो हमारा जो नंबर फर्स्ट की पॉइंट है दोस्तों, वो है सिलेबस से और एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का ज्योग्राफी पेपर 2 स्पेशली सिलेबस है, ये काफी ज्यादा वास्ट है और हमारी जो यूनिट्स है वो है यूनिट 10। इन 10 की 10 यूनिट्स के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट बात जो है वो मानी जाती है वो ये है कि हर जो यूनिट है वो दूसरी यूनिट से ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है, दूसरी यूनिट से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल दिखाई देती है। हर एक यूनिट की जो है वो स्पेशलिटी जो है वो अपने आप के अंदर काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जब हम लोग एक यूनिट को लेकर बैठते हैं और उसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, हमें जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही दिखाई और सुनाई देता है कि इनमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या क्या चीज जो है वो हम लोगों को जो है वो हमारे एग्जाम से पहले कवर करनी चाहिए। तो इसी के लिए जो है ये वीडियो जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद जो फर्स्ट टाइम पर एग्जाम दे रहे हैं या जो है वो एग्जाम दे चुके हैं पर उनको जो है वो रिजल्ट जो है उम्मीद के मुताबिक मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी जो प्लानिंग का नंबर फर्स्ट पॉइंट है, उस नंबर फर्स्ट पॉइंट के अंदर पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमारा जो है वो सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस की 10 यूनिट्स है। इन 10 यूनिट्स की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है दोस्तों हमारे पास में क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हम लोग जो है वो जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी काफी सारे ढेर टॉपिक जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग बात करें यूनिट नंबर 3 की, वो है हम लोग का ओशनोग्राफी, जिसे हम लोग जो है वो समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग को यूनिट नंबर 4 दोस्तों, वो है हम लोग की ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण भूगोल। तो हमारी सबसे पहली जो है वो बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है कि कैसे हम लोग जो है वो इन 10 यूनिट्स को ब्रेक डाउन करें, कैसे इन 10 यूनिट्स को तोड़ें कि हमारी हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक जो है वो हमारे साथ में जो है वो काफी ज्यादा क्लियर होता चला जाए जब हम उसको पढ़ने बैठे। तो आसानी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी जो ये 4 यूनिट हैं, इन चारों यूनिट को इंटरेस्टिंगली हमारा जो फिजिकल पार्ट जो है वो मिलाकर बनती है, वो हम लोग इसके अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4 यूनिट दोस्तों मिलकर बनाती है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, यानी कि भौतिक भूगोल जो है वो यहां से चारों यूनिट कवर करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 5 की, जो की है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि जनसंख्या और अधिवास भूगोल। जैसा कि दोस्तों हम लोग हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में जो है वो डील करता है। तो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हम लोग का मानव भूगोल या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो है हम लोग की यूनिट नंबर 6, जिसे ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी दोस्तों हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग बात करें यूनिट नंबर 7 की, जिसे हम लोग कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों की तीनों यूनिट जो हैं वो हैं हम लोगों के
ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि कहें तो मानव भूगोल से संबंधित। तो हमारे पास में दो बेसिक पार्ट हो चुके हैं, 7 यूनिट हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर ली है। फर्स्ट हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बचती है हम लोगों के पास में 3 यूनिट्स, यानी कि यूनिट नंबर 8 जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास में यूनिट नंबर 9 जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल टेक्निक्स बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। इसके अंदर हम लोग जो है वो टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं ज्योग्राफी के अंदर, उन सभी की हम लोग यहां बात करते हैं। जैसे हम लोग यहां पर सैटेलाइट्स की बात करेंगे, जीपीएस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, एरियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, डेटा एनालिटिक्स की हम लोग यहां बात करते हैं, जीआईएस टेक्नोलॉजी और उसके जो फीचर्स होते हैं, उसके जो प्रोसेस होते हैं, इन सभी की यहां पर बात करते हैं, जो कि इन सभी यूनिट के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो अपने साथ में रखती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 10 की, जो कि इंटरेस्टिंगली हमारे ही देश भारत की कंप्लीटली भूगोल है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 10 है। तो हम लोग दोस्तों हमारे आसानी के लिए इन तीनों यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे पार्ट के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसे हम लोग एडिशनल या फिर अदर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कंप्लीट 10 यूनिट्स को जो है हमारी आसानी के लिए 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है। इन तीनों पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 यूनिट आती है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारी 3 यूनिट आती है, और थर्ड पार्ट जिसे अदर पार्ट हम लोगों ने कहा है उसके अंदर भी 3 यूनिट्स ही आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनिशियल स्टेज के ऊपर डिवाइड कर लेना है हमारे कंप्लीटली सिलेबस को, और ईच बाय ईच स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यूनिट को स्टार्ट करना है, और उनके अंदर मौजूद को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव के साथ में डिटेल के अंदर डिस्कस करते चले जाना है। तो यहां पर जो है वो बिल्कुल आप लोगों को, जहां भी आप लोग अगर स्टक होते हैं, आप लोगों को टेंशन को मेंशन नहीं करना है। हम जो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, और हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंदर इन ईच यूनिट्स को जो है वो यहां पर जो है वो डिकोड करने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को जो है वो डिकोड करने वाले हैं, उन कहानियों को हम लोग जो है वो जानने वाले हैं जो इन 10 यूनिट्स के अंदर मौजूद हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की, जो कि वंस अगेन इंटरेस्टिंगली जो है वो मौजूद है हम लोगों के इंटेंसिव कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर बेस्ड। सेकंड पॉइंट हमारा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक बार जब अपने सिलेबस को आप लोगों ने डिकोड कर लिया, आपने एग्जाम का पैटर्न जो है वो जान लिया कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 जिसके अंदर हम लोग के डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर जो है वो हम लोग का ज्योग्राफी रहने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस हम लोग के आएंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर हम लोग का 300 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये चीजें आप लोगों ने जान ली। उसके बाद आप लोगों को टर्न करना है अपने सिलेबस के पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 1 है, जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी या फिर कहें तो भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्ट की। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान के अंदर जो है जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स की, जैसे हम लोग बात करें यहां पर डेविस और पेंक्स की थ्योरीज की, अगर हम लोग यहां बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप्स की, और अगर हम लोग यहां बात करें डिफरेंट नेचुरल हैजार्ड्स की, अगर हम लोग यहां बात करें अर्थक्वेक्स और लाइक उसके जो रिजल्ट होते हैं, फोल्ड होते हैं इन सभी की, तो वो सारे के सारे आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल बिहाफ के ऊपर पढ़ना चाहिए कि हम जो है वो 100 डेज के अंदर जो है वो सारे के सारे टॉपिक को, सारी की सारी यूनिट्स को, उनके सारे के सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक के साथ में इसी तरीके से कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, ना कि नॉर्मली हम लोगों को यहां पर लर्न करना है, याद करने और रटने बैठना है। ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों ने माइंड के अंदर ये रखा हुआ है तो प्लीज कृपया करके इस चीज को ब्रेन से निकाल कर फेंक दीजिए कि ये सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जो है वो रट्टा मारकर, याद कर कर, फैक्ट वगैरह याद कर कर
एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, बल्कि हम लोगों को हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और उसके लिए हम लोगों को स्पेयर आउट करना है हमारे 50 डेज को, यानी कि 50 दिनों को। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग हमारे आज के पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है हम लोगों का 20 डेज फोकस ऑन पीवाईक्यूज एंड सेक्शनल टेस्ट। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह बनता है हमारा कि हमने सिलेबस को डिकोड कर लिया, हमने कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा माइंड जो है हम लोगों का इस तरीके का सेट हो जाता है कि हमें अब जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। जी नहीं, बल्कि आपको युद्ध के मैदान में जाने से पहले जो है वो अपनी तैयारी को टेस्ट भी कर लेना होता है। और वो टेस्ट जो है वो आप लोग कैसे देंगे? वो टेस्ट देंगे आप लोग अपने पीवाईक्यूज के साथ में, वो टेस्ट देंगे आप लोग सेक्शनल टेस्ट के साथ में। यानी कि जो हमारी जो जर्नी है उस जर्नी को अच्छे तरीके से बूस्ट करने के लिए आप लोगों को 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें हमारे, वो है हम लोग का सेक्शनल टेस्ट, जिसके अंदर जो 10 यूनिट्स हमारे पास में मौजूद हैं। इन 10 यूनिट्स को हम लोगों ने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, और ईच पार्ट के हम लोगों ने जो है वो टेस्ट देना है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लेना है, और कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके डिफरेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके के, उनको टेस्ट के थ्रू जो है वो जानना है अपनी तैयारी को। तो ये हो जाता है हम लोगों का की पॉइंट नंबर 3। अगर हम लोग इसके साथ में चलते रहेंगे तो हमारी जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप लोग पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा रखिए। तो अब नेक्स्ट है हम लोगों का वो है की पॉइंट नंबर 4, और वो है हम लोगों का 15 डेज फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट को जानना। जी हां दोस्तों, हमारा जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर टाइम का मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी पोर्शन है, और इस पोर्शन के अंदर हम लोगों को महारत हासिल करना काफी ज्यादा जरूरी है। और उस महारत को हासिल करने के लिए आप लोगों को जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो लगातार देते रहने चाहिए। जी हां, और वो होनी चाहिए पूरी तरीके से फुल लेंथ, यानी कि जो हमारे जो एग्जाम के अंदर जो टाइम हम लोगों को 3 आवर्स का गिवन होता है, उसी 3 आवर्स के टाइम के अंदर हम लोगों को फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मॉक देते रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट की, कि कैसे हम लोग जो है वो पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर आने वाले 50 और 100 क्वेश्चंस को 3 आवर्स के अंदर 3 घंटों के अंदर सॉल्व करेंगे, कि हमारा जो पेपर 1 का पार्ट है और पेपर 2 हमारा जो ज्योग्राफी का पार्ट है, इसके अंदर जो है वो हम लोग 101% एग्जाम के अंदर सक्सेस होकर ही निकले। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि हमारे जो है वो 10 क्वेश्चंस रह गए, हमारे जो है वो 12 क्वेश्चंस रह गए, ये हमारा जो है पेपर 1 के अंदर तो सही हो गया, पेपर 2 के अंदर जो है हमारा जो है वो टाइम की कमी की वजह से पूरा पोर्शन जो है वो नहीं हो पाया है। तो यहां पर जो है वो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का की पॉइंट नंबर 5, जो कि हम लोग का नेक्स्ट जो लास्ट हम लोग के 10 डेज बचेंगे, इन 10 डेज के अंदर हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन, यानी कि तेजी के साथ में हम लोगों के दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सेव है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, और उसी के साथ में हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है, हमारे जो हैंड बुक है, इस हैंड बुक को जो है वो हम लोग स्मार्ट नोट्स के साथ में क्विकली 1 बाय 1 यूनिट्स के साथ में रिवाइज करते चले जाएंगे, ताकि जो है वो हम लोगों को लेस टाइम के अंदर जो है हमारे पास में कम टाइम जो मौजूद है, इस लेस टाइम के अंदर हमारे जो रिजल्ट है ये क्या हो पाए, हमारे अच्छे परसेंटेज के साथ में निकलकर बाहर आ पाए। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है दोस्तों हम लोग का मैप फॉर करंट अफेयर्स एंड केस सिचुएशन। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसके अंदर विदाउट मैप, विदाउट करंट अफेयर्स और विदाउट जो डेटा और एनालिटिक्स है, इसके बिना जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। अगर हम लोग ज्योग्राफी के नेचर की बात करें तो ये अनस्टेबल है, ये पूरी तरीके से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगातार जारी रहने वाला, लगातार बदलता रहने वाला सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को जिसका नेचर ही लगातार बदलते रहने का है, उसके अंदर हम लोगों को जो करंट अपडेटेड थिंग्स है, इनको जान लेना काफी जरूरी होता है।
तो एंड के दिनों के अंदर हम लोगों को मैप वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकल पार्ट को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, एग्रीकल्चर मैप पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, रिसोर्सेज पार्ट को कहां कैसे स्थिति क्या है उनकी, कितने अमाउंट के अंदर मौजूद है, हम लोगों को इनको भी कवर करते रहना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों के पास में जो केस स्टडीज हैं, इन केस स्टडीज को डिटेल के अंदर हर एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट करते रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक को अगर हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमारा जो एग्जाम है इसको निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे आखिर में दोस्तों पॉइंट नंबर 7 जो कि हमारी पर्सनल वेलबींग से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, ये पॉइंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा, अगर आपके मन के अंदर एग्जाम को फाइट करने की भावना नहीं रहेगी, एग्जाम को जीतने की भावना नहीं रहेगी, क्रैक करने की फीलिंग्स नहीं आएंगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा अंदर से, तो कहीं ना कहीं जो है वो माइंड लूज हो जाएगा और सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। तो उस दिमाग को हम लोग को डाइवर्ट नहीं करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तैयारी को जो है वो टाइम के ऊपर हमें करना है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो पूरी अच्छी तरीके से मेहनत और ईमानदारी के साथ में करना है और हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी लगातार करते ही चलना है। तो अगर आप लोग भी इन 7 की पॉइंट्स को आने वाले 100 डेज के अंदर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर जो है वो जारी रखेंगे तो उम्मीद है, बल्कि पूरे 101% चांसेस है कि हमारा जो आने वाला जून साइकिल 2025 का जो अटेम्प्ट है वो खाली नहीं जाने वाला है, बल्कि इसके अंदर जो है वो हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में बैठेंगे और उस एग्जाम को जीत कर ही निकलेंगे। फाइनली मैं आप सभी लोगों के लिए 7 बजे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा के ऊपर लेकर आने वाला हूं इन सातों के सातों की पॉइंट का निचोड़, जिसके अंदर हम लोग ईच एंड एवरी यूनिट को इसी तरीके से नेक्स्ट आने वाले 100 डेज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक बार फिर से हम लोग ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।